हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपका ये पेपर 1 है। पवन की सीरीज़ में करवा रही थी कंप्यूटर, और आपको मैंने हिंदी करवा दिया था। 2 सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज मैं आपके आपका पेपर 1 है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसकी सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और शुरुआत हम बहुविकल्पी प्रश्नों से ही आज हम यहाँ पर करेंगे। तो आप जानते हैं सब कुछ इसके डिटेल के बारे में। 50 नंबर का यह पेपर होता है हमारा, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि हमें इसमें स्कोरिंग नंबर बढ़िया मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी प्लस पॉइंट की बात यह है कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गई है, डेट आगे बढ़ चुकी है। आपके पास 15 डे से भी ज़्यादा समय है अभी, तो आप अच्छे से मेहनत करके अपने काम को बढ़िया सुचारू रूप से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिमिटेशन कम थी टाइम की, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छा है कि आपको टाइम मिल गया और आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम बेस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो ये आपकी पवन की सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? ऑप्शन 1 दिया है MS कोरे ने, ऑप्शन बी दिया है फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी दिया है जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है? फटाफट आंसर करेंगे। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध का विकास यहाँ पर MS कोरे ने किया था। आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य परिकल्पना संबंधित है। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? परिकल्पना के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। परिकल्पना एक निर्देशित परिकल्पना होती है, एक निर्देशित रहित परिकल्पना होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि शून्य शून्य परिकल्पना संबंधित किससे होती है? ऑप्शन ए है निर्देशित परिकल्पना, निर्देश रहित परिकल्पना, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे के लिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, सुटेबल है, वो है बी ऑप्शन, निर्देश रहित परिकल्पना से संबंधित है। आगे बढ़ते इसी के साथ, और यह प्रश्न आपका तीसरा जो है वो डीलेट 2016 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। मापन होता है, मापन क्या होता है? ऑप्शन 1 है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक, ऑप्शन सी है तुलनात्मक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर करेक्ट होगा? तो तीसरे का हम सभी जानते हैं कि मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। हमें उसमें मात्रा या एक संबोधन या एक लाइन या टैग या ग्रेड समथिंग कुछ ऐसा मिलता है। तो यहाँ पर आपके तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं चौथा। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, उपरोक्त सभी। ये भी आपके डीलेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो जैसे मापन की बात हुई तो मापन तो मात्रात्मक हो गया, तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वो तुलनात्मक होता है। तो सी ऑप्शन आपके चौथे का करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ पांचवा प्रश्न। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन 1 है कार्यविधि, ऑप्शन बी है समस्या चुनने का कारण, ऑप्शन सी समस्या की पहचान और ऑप्शन डी है निष्कर्ष। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रथम चरण है वो क्या होता है? फिफ्थ के लिए आपका क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? मुझे आंसर करके बता सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? तो फिफ्थ के लिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि समस्या की पहचान, ठीक है। समस्या की पहचान यहाँ पर जो है वो आपका प्रथम चरण होता है, क्योंकि हम जब तक समस्या को पहचानेंगे नहीं, हम उसके कारण, उसके निष्कर्ष, उसके उपचार तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो समस्या को पहचानना, डिटेक्ट करना सबसे प्रथम चरण में आता है। नेक्स्ट देखिए, न्यादर्श। न्यादर्श क्या होता है? न्यादर्श क्या होता है, किससे संबंधित है? मापन से ऑप्शन ए, मूल्यांकन से ऑप्शन बी, क्रियात्मक सोच से ऑप्शन सी, दिन में से कोई नहीं। न्यादर्श क्या होता है बताइए? सिक्स्थ का राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर ये आपकी पवन की सीरीज है और 6th क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रियात्मक सोच से संबंधित है। सी ऑप्शन 6 का जिन्होंने बताया उनका ऑप्शन होता है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है बोध से, ऑप्शन बी है व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन से, ऑप्शन सी ज्ञान से, उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष ये किससे संबंधित हो सकता है? आंसर करिए कि आप 7th के लिए क्या चूज करेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये आपके बोध में भी काउंट होगा, ऑप्शन 1 भी सही है, व्यवहारिकता भी आएगी, मूल्यांकन भी इसमें आएगा, ज्ञान भी इसमें आएगा, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपके 7th के लिए सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 8 प्रश्न। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? संवेगों से है, मनोवृत्तियों से है, रुचियों से, उपरोक्त सभी। तो भावात्मक जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें भावनाएं जुड़ी हैं, तो वो संबंधित किन पक्षों से संबंधित है? 8 का राइट आंसर आप सभी को बता देते हैं फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी इसमें भी होगा चौथा, क्योंकि मनोवृत्तियां जो इंस्टिंक्ट होती है, मैकडूगल साहब ने 14 इंस्टिंक्ट बताई हुई वो भी इसमें आती हैं, संवेग भी आते हैं, रुचियां भी आती हैं, क्योंकि रुचियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपको किसी काम में अग्रसर होने के लिए। आगे बढ़िए इसी के साथ 9th देखिए, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? क्रियात्मक पक्ष ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक पक्ष ऑप्शन बी, भावनात्मक ऑप्शन सी, और इनमें से कोई नहीं। कौशल है, स्किल की बात हो रही है। अब स्किल पक्ष को आप दूसरा नाम क्या देंगे? मुझे आंसर ज़रा बताने का प्रयास करें कि राइट ऑप्शन आप यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे। 9th का ऑप्शन मुझे बताइए कि क्या चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो कौशल की बात है वो कौशल एक स्किल है, तो क्रियात्मक पक्ष इसमें आएगा क्योंकि इसमें एक बात करने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं, 7 स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं, 8 स्तर होते हैं। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसको मैंने करवाते समय आपको स्टार्टिंग में से क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कितने पक्ष होते हैं, और उन पक्षों का नाम भी आपको बताना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते ही देखते हैं नेक्स्ट। आप भी अपनी मेहनत करिए, मैं तो आपको पूरी गाइडलाइन की थोड़ा एक एक चीज़ को बता रही हूँ, लेकिन आपसे जो चीज़ें टास्क में कही जा रही आप उनको पूर्ण प्रयास करें कि उसका रिप्लाई करें, उससे चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उससे पूरित करें ये कहलाता है। तो ये क्या है? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कोई काम है उसका जो एम है उसको पूरित के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था और वह उस उद्देश्य को पूरित करे, तो वो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाती है, व्यापक कहलाता है, वैध कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, कोई उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाता है, चीज़ें सही रहती हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। 11th में वैध होगा, मेरे ख्याल से तो वैध ही सही है, वैधता हो जाती है, क्योंकि अगर वो चीज़ बार बार रिपीट होती है या बार बार हम उसको करते हैं तो वो विश्वसनीयता में आता है। तो आपको ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर भी होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिलहाल के लिए बताइए यहाँ पर क्या होगा? ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही परिणाम कहलाता है, तो वो आपकी विश्वसनीयता हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12th में ए। नेक्स्ट, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती है? कि अच्छा परीक्षण जो होता है उसकी विशेषता क्या होगी? विश्वसनीयता होती है, व्यवहारिकता होती है, वैधता होती है, उपरोक्त सभी। 13 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आपके 13 के लिए तो सारे सही हैं। उसमें विश्वसनीयता होती है तो वो उसकी विशेषता में आ रहा है, वैधता होती है वो उसकी विशेषता में आ रहा है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़िए 14, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करने लगता है तो वो क्या है? नवाचार, मापन, मूल्यांकन और परीक्षण। आंसर बताइए क्या होगा? कोई व्यक्ति है और परंपरागत तरीके से हट के वो नवीन ढंग से नए तरीके से कार्य कर रहा है, सोच रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि वो नवाचार में आएगा। ए ऑप्शन आपके 14th का करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्राप्ति प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार से कथन से कहता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कथन वाले प्रश्न को, क्योंकि इसमें मुझे 2 में डाउट हो रहा है। मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो मुझे 2 नाम मिल रहे हैं, तो मैं आपको जानना चाहती हूँ कि आप लोग इसका क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा आप लोग स्वयं, क्योंकि 2 ऑप्शन मुझे देखने को कई जगह सिमिलर मिल रहे हैं। मुझे सी वाला ऑप्शन भी मिल रहा है एक देखने को, और एक ऑप्शन मुझे डॉन दीवी का भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक बार आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर करें। मुझे बहुत टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैंने चीज़ें अरेंज नहीं करवाई प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो आप श्योर से मुझे भी देख के बता देना एक बार। ठीक है, इतना आप तो कर ही सकते हैं फिलहाल के लिए। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया जाता है, ये भी आप बताओ। गांधी ने, ग्लाइड्स ने, फ्रोबेल ने, सुकरात ने। आंसर करिए क्या होगा, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? तो मौखिक परीक्षाओं का जो प्रारंभ है अलग अलग टाइम पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती है वो कह सकते हैं सुकरात ने था, क्योंकि प्रश्न जब हमसे पूछे जाते हैं तो हम उसको मुंह से बताते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मौखिक परीक्षा को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? फ्रोबल ने, सुकरात ने, गांधी ने, हरलॉक ने। तो जो आपका वाइवा टाइप का एग्जाम होता है वो प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली सुकरात की ले आई हुई थी। 17th में आपका ए होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 18वां प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य हमसे कई बार पूछे जाते हैं,
तो मूल्यांकन जब किसी बच्चे का हो रहा है, किसी क्लास का हो रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? समस्या का निराकरण करना है, इसलिए उसका उद्देश्य है। छात्रों की समस्या का ज्ञान करना है, शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को सही तरीके से करवाना, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के उद्देश्य का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं और इसी तरीके से हम कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ के कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19th क्वेश्चन आज का। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है इसमें गुणों का मापन होता है। जो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं उसमें पहला ऑप्शन ये कहता है कि उसमें जो गुण होते हैं उनका मापन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप क्या बताएंगे? तो हम जानते हैं एक ये हो गया। दूसरा दिया है सतत चलने की प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की जो विशेषताओं की एक सूची या लिस्ट अगर आप कह सकते हैं तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर हम गुणों का मापन भी कर रहे हैं, जो जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर उसको माप रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलने की एक प्रोसेस है वो कर रहे हैं, जो प्रक्रिया है वो गतिशील काफ़ी इनसे बनी रहती है। तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? 20 प्रश्न है, 10 मिनट हो रहा है। मैं दुगनी रफ्तार से आपको करवा रही हूँ क्योंकि बहुत समय नहीं है, तो हम कर सकते हैं। फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया, और कर ले जाएंगे, परेशान ना होइए। आपने 2 सेमेस्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड भी आप वैसे ही करें क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। 20 में बताइए क्या होगा? शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या आता है? विद्यालय का प्रबंधन आता है, शिक्षण अधिगम आता है, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक नवाचार के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई तरीके से नई सोच, नया काम, नया उद्देश्य, तो उपरोक्त सभी आएगा। विद्यालय का मैनेजमेंट नया होता है, नया अप्रैल में उमंग आता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षण अधिगम सही से रहता है, मूल्यांकन के तरीके कार्य अच्छे होने लगते हैं, तो आपका ये यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए 21 पर चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? डीएलएड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि रिपीट होने की बहुत कम चांस है क्योंकि इतना पीछे का रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल देख लेंगे। तो ग्रीन की का है, कॉर्नबैक का है, ली का है, क्विनिन का है। तो क्विलिन तथा हन्ना। 21 में राइट आंसर आप सभी को बताना चाहती हूँ, सी ऑप्शन सही, कॉर्नबैक का है। ठीक है, आगे बढ़िए इसी के साथ। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। सतत मूल्यांकन कर सकते हैं हम सभी पक्षों के द्वारा। व्यापक है, दक्षता आधारित इकाई मूल्यांकन। व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के जो सभी पक्ष हैं उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, तो किया जाता है किससे? 22 में क्या सही होगा? तो सभी पक्ष की अगर बात आ रही है, सारे पक्ष उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि व्यापक मूल्यांकन जो है वो यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, 2016 का प्रश्न है। संज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? 23 का राइट आंसर यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष से होगा। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? ये भी पेपर में आया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया होगा, देख लेते हैं। देखिए, तो जब हम लास्ट में करते हैं वो मूल्यांकन कैसा होता है? सतत, वार्षिक, दक्षता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि राइट आंसर 24 का क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब कभी ऐसा कोई होता है तो उसको हम एनुअल एग्जाम कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए 25, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ये आपके 16 में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोग किस में करते हैं? साइंस में, भूगोल में, कृषि में, हिंदी और संस्कृत में, इतिहास, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स 25 में ए ऑप्शन सही हो। प्रयोग तो हम केमिस्ट्री या साइंस में ही करते हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं करते हैं। आगे बढ़िए, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। कुछ इसमें एक ऐसा है जो विशेषता नहीं, कठोरता, विश्वसनीयता, वैधता और निष्ठता। ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है, बल्कि आप देख रहे हैं कि 16 वगैरह में बहुत अच्छे प्रश्न और सिंपल से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, यही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। आगे बढ़िए 27, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। 16 में पूछा गया प्रश्न है, अंकित मूल्यांकन से, मौखिक से, रचनात्मक से। ये अंकित होगा, जैसे अंक से, मतलब आप मूल्यांकन कर रहे हो उसके नंबर के बेस पे। आप उसे मौखिक पूछ रहे हो, आप उसे कुछ करवा रहे हो, दक्षता से कर रहे हो। तो 27 में आप क्या करोगे? प्रारंभिक स्तर पे तो आप उसको मौखिक पूछो। छोटे बच्चों को बोल के बताना आसान होता है इन कंपेरिजन टू लिखना या टेस्ट देना, समथिंग। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं। छात्रों की रुचि, संवेग, मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का जो पक्ष होता है वो क्या है? भावनात्मक, कौशलात्मक, संज्ञानात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर 30 प्रश्न का टारगेट लेकर आएंगे, 30 प्रश्न आपको मैं करवा दूंगी। मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान लीजिए, भावात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपके इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 29, 29 प्रश्न में आ चुके हैं। यहाँ पर ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे होता है? क्रियात्मक सोच से, प्रश्न पत्र से, नवाचार, उपचारात्मक से।
ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ये किससे कहेंगे, ये प्रश्न पत्र के निर्माण से कनेक्टेड होती है, जहाँ पर हम इसको बनाते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाता है? जो किया जाने वाला शिक्षण होता है वो क्या होता है? नवाचारी, निदानात्मक, उपचारात्मक, कौशल आधारित। ये 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो उपचारात्मक है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है यहाँ पर आपके 30 के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके 30 प्रश्न करवा, ऐसे मैं 30 टाइस करके आपको करवा दूंगी। तो ये मुझे कम टाइम मिला क्योंकि थोड़ा सा काम था और ये चीज़ें मैंने आपके अरेंज कर दी। आज मैं आपकी एक ही क्लास कर रही हूँ, कल आपकी मॉर्निंग में क्लास करूँगी। ठीक है, आप वही 12 नून के आसपास में आप एक बार टेलीग्राम जरूर चेकआउट करिएगा। थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हम कर ले जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।